हेलो। नाइन्थ क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो नेक्स्ट पार्ट ध्यान से सुनो भी। 13 अगस्त 1990 को जो कानून पास हुआ था, जिसका नंबर 36/012/21/90 था, इसके पास हो जाने के बाद देश में कुछ महीने काफ़ी ये जो कानून था वो चर्चित रहा। सभी समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में इस विषय पर बहस चली और अनेक विचार सामने आए। इसको लेकर कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इसमें से कुछ हिंसक प्रदर्शन भी थे। हिंसक का मतलब जहाँ पर हिंसा होती है। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले लोग थे। यानी ये आंदोलन कौन कर रहे थे भी? इस कानून के पास हो जाने की वजह से जिन लोगों को आगे भविष्य में नौकरी पर खतरा उत्पन्न होने लगा था, वे आंदोलन कर रहे थे। इसलिए लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत तीखी थी, तेज थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। यानी कुछ उसको जरूरी मानते थे। उनका मानना था कि उन लोगों को भी बराबरी का आने का मौका मिलना चाहिए जिसको सरकारी नौकरियों में अभी तक कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ये तो थे भी पक्ष में। विपक्ष में ये जो लोग थे वो थे विपक्ष में। और ये जो दिखाए गए हैं, अब जो मैं पढ़ूंगा फेवर में और अनफेवर में, तो ये देखो क्या है यहाँ पर। इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं, यानी आंदोलन कौन कर रहे थे? जो पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे, उनके हाथ से आने वाले नौकरियां छिन जाएंगी, ये डर था उनको। दूसरे पक्ष के लोगों को यह मानना था, दूसरी साइड के जो पिछड़े लोग थे उनका ये मानना था कि पिछड़े लोग नहीं थे, उनका क्या मानना था, अधिक योग्यता होने पर भी उनकी अधिक योग्यता होने पर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। इससे जातिवाद में बढ़ोतरी होगी, देश की एकता और प्रगति पर प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझाने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक प्रश्न बना है, इस निर्णय के परिणाम बताइए। ये जो कानून पास हुआ था 13 अगस्त 1990 को, इस निर्णय पर क्या देश में प्रतिक्रिया हुई, उसका वर्णन करो। तो ये इतना ही था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी इस कानून का निपटारा फिर किसने किया? आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। यानी सरकारी जो आदेश होते हैं उनके खिलाफ अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका फैसला या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय करता है। कुछ संस्थाओं और लोगों ने इस आदेश के विरोध में अदालतों में मुकदमे दर्ज करवाए। कई लोग थे जिन्होंने इस आदेश के विरोध में अदालत में मुकदमे दर्ज करवाए। उन्होंने अदालत से अपील की कि वह इस आदेश को अवैध घोषित कर दे और इसको लागू होने से रोक दे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। जितने भी मुकदमे थे इस मामले से संबंधित सभी को एक बना दिया और इसको नया नाम दे दिया, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले। यानी इंदिरा साहनी तो मेन हो गई और अन्य इसके साथ और कुछ कई लोग भी शामिल थे, उन सबको अन्य में डाल दिया। और किसके खिलाफ था ये? भारत सरकार, ये नाम दे दिया गया इसको। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलील सुनी थी। 1992 में उन्होंने बहुमत से निर्णय दिया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सरकार से
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मूल आदेश में कुछ संशोधन करने के लिए कहा, यानी जो ऑर्डर निकाला है सरकार ने उस ऑर्डर में कुछ संशोधन कर दे, एडिटिंग कर दे, कुछ और जोड़ दे या कुछ और लिख दे, घटा दे। उसने कहा कि एक अच्छी स्थिति वाले पिछड़ी वर्ग के लोगों को, यानी एक जिनकी पोजीशन अच्छी है, जिनकी इकोनॉमिक हालत ठीक है, उन लोगों को ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया जिसमें यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। तो ये एक आदेश था, इसके माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि फैसले कैसे किए जाते हैं, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, अगर विवाद हो जाता है तो कैसे इनको निपटाया जाता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, आप ये भी देख लो। इससे पहले आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने तो फैसला किया भी। सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की औपचारिक घोषणा की। कैबिनेट आदेश जारी करके घोषणा को लागू करवाया। राष्ट्रपति ने क्या किया? 27% आरक्षण देने का फैसला किया और सरकारी अधिकारी ने क्या किया? इसको वैध कर दिया। अब है सरकारी राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, सरकार कैसे काम करती है, इसका हमने एक उदाहरण देखा। किसी एक देश को, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है भी, किसी एक देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियाँ शामिल होती हैं। उदाहरण रूप में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य का संबंधी सुविधाएं दी जाती है। ये सारी जिम्मेवारी सरकार की है। वह लोगों से टैक्स इकट्ठा करती है और इसे पुलिस, सेना और विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। सड़क बनाती है, पुल बनाती है, एजुकेशन पे और जो बहुत सारी कार्यक्रम है जिन पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना पड़ता है, यानी कुछ व्यक्ति होते हैं जो इस बारे में फैसला लेते हैं, कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। और अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इन सब के लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेवारी, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेवारी दी जाती है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां एज इट इज रहेंगी। ठीक है। परिणाम स्वरूप इन कामों को देखने के लिए सभी आधुनिक लोकतंत्र देशों में विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी प्रकार से करती हैं और कोई भी लोकतंत्र ठीक ढंग से काम करता है, जब ये संस्थाएं ठीक ढंग से काम करती हैं तो कोई भी लोकतंत्र ठीक ढंग से काम करता है। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी यानी आधारभूत नियमों का वर्णन होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह के विभिन्न संस्थाओं को काम करते हुए देखा है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, संस्थाएं क्या हैं, हमें इनकी आवश्यकता क्यों है? तो इस पैराग्राफ में से निशान लगा लीजिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ से किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियाँ शामिल होती हैं। ये सारा यहाँ से लेके और फिर यहाँ तक लिखना है। इन्हें लागू करना होता है। अगर इन फैसलों के लागू होने या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करना भी कोई होने वाला चाहिए, कौन गलत है कौन सही है। सबके लिए जानना भी ज़रूरी है कि किस काम को करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेवार है। तो यहाँ तक। फिर इसके लिए एक लाइन और लिखनी है, परिणाम स्वरूप इन कार्यों को देखने के लिए सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में
अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, इन व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। अगर ये संस्थाएं ठीक ढंग से काम करती हैं तो कोई भी लोकतांत्रिक देश ठीक ढंग से काम करता है। तो ये प्रश्न बना है आज के लिए आपका, तो इसी को नोट कर लेना और आगे नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए अपना एक कार्य लिखते रहो। थैंक यू।